नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। और आज इस चैप्टर में हम ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको संक्षेप में डेल्टा IH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, या इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, इसको आयनन विभव भी कहते हैं। तो आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं। किसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी? तलस्थ अवस्था में किसी तत्व के, अब तलस्थ अवस्था कहते हैं किसी परमाणु की जो सबसे निम्नतम ऊर्जा की अवस्था होती है वो कहलाती है तलस्थ अवस्था। क्योंकि निम्नतम ऊर्जा की अवस्था में कोई भी किसी भी तत्व का परमाणु या कोई भी पदार्थ जो है वो सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। तलस्थ अवस्था में किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु, विलग गैसीय परमाणु होता है कि जो परमाणु अन्य गैसीय परमाणुओं से पृथक हो, अन्य परमाणुओं से पृथक हो, अर्थात अन्य परमाणुओं के साथ उसका किसी भी प्रकार से कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण न हो, ऐसा परमाणु कहलाता है विलग गैसीय परमाणु। तो तलस्थ अवस्था में किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए, गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन एंथैल्पी को सामान्यतः किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। तो आयनन एंथैल्पी आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और सरल शब्दों में कहूँ तो किसी परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश में से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो ऊर्जा की मात्रा कहलाती है उस तत्व की आयनन एंथैल्पी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक X गैसियस एटम है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना, इस गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पर 1 यूनिट का धनावेश आ जाएगा, यानी कि इसका धनायन बन जाएगा। जो गैसियस एटम है ना, इसका धनायन बन जाएगा। तो किसी गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहलाती है तत्व की आयनन एंथैल्पी, और इसे डेल्टा IH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहलाती है तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी, डेल्टा IH1। एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो एंथैल्पी कहलाएगी उस तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब ये जो धनायन बना, अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो कहलाएगी उसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जो तत्व का परमाणु है उसके ऊपर 2 यूनिट का धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार से अब ये जो धनायन बना जिसके ऊपर 2 यूनिट का धनावेश है ना, अब इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालना चाहे तो मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है तत्व की तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय आयनन एंथैल्पी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अब परमाणु से
इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परमाणु में से अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है। और किसी तत्व की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से सदैव अधिक होता है। यानी कि किसी तत्व के परमाणु में से दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसका मान उस तत्व के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसके मान से अधिक होता है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से हमेशा अधिक होता है। क्योंकि वो इसलिए अधिक होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात बने धनायन में जब परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो धनायन बन जाता है उसमें प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो जाती है, प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहती है, तो प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ जाता है। अब अगर इस धनायन में से हमको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना पड़े तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से हमेशा अधिक होता है। और इसी प्रकार से तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी या द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है। अब देखते हैं, आप ये बात समझ गए होंगे। तृतीय आयनन एंथैल्पी मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें क्योंकि पहले से ही दो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो उसमें प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ जाता है। तो अगर परमाणु में से हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकालना पड़े तो उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक होता है। अब देखते हैं कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ऐसे बाएं से दाएं चलते हैं या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर ऐसे चलते हैं, है ना। आवर्त सारणी को मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। तो आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है। अब देखो, आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है वो परमाणुओं के साइज पर, यानी कि परमाणुओं की त्रिज्या पर, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण पर अर्थात प्रभावी नाभ के आवेश पर, और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण पर, उपकोषों के विन्यास पर, मतलब उपकोष पूरे भरे हुए हैं या वो आधे भरे हुए हैं या वो आंशिक रूप से भरे हुए हैं, इस पर आयनन एंथैल्पी का मान निर्भर करता है। अब देखो, अगर हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो नीचे की ओर चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है क्योंकि परमाणुओं की त्रिज्याएं बढ़ती है। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसको देखो, इसको यहाँ पर देखते हैं और इसको मैं आपको बुक में भी दिखाता हूँ। देखो, ये इस तरीके से दिया हुआ है बुक में। देखो, ये लिथियम, सोडियम, ये पहले वर्ग के तत्व हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, है ना। ये आयनन एंथैल्पी का मान है, ये परमाणु क्रमांक है ना। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसका 11, इसका 19। तो जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, है ना, ये आयनन एंथैल्पी को इस तरीके से दिखाया गया है। तो वर्ग में नीचे की ओर चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। देखो, इसकी आयनन एंथैल्पी 520 किलो जूल प्रति मोल, इसकी 496, 419, 403, 374। तो यानी कि जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। वो इसलिए घटता है क्योंकि जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु का जो साइज है वो बढ़ता है, बड़ा साइज होता चला जाता है। तो जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ता है उसमें प्रभावी नाभ के आवेश का मान घटता है।
मतलब बाहर वाले कोष का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कम आकर्षण बल से नाभिक से जुड़ा होता है, तो उसे हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम किसी वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्योंकि नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु का साइज बढ़ता है, जिससे उसमें प्रभावी नाभिक आवेश का मान घटता है। प्रभावी नाभिक आवेश का मान घटने से परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई वर्ग की। और अगर हम आवर्त में देखें, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर, आवर्त सारणी में कैसे चलते हैं, बाएं से दाईं ओर, है ना। आवर्त सारणी को मैंने आपको पहले बता रखा है, पीछे से देख लेना उसको बुक में से। तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं, है ना, जैसे बाएं से दाईं ओर कैसे चलेंगे, अगर हम दूसरे आवर्त को देखें, लिथियम, दूसरे आवर्त में लिथियम है, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो अगर हम एक सामान्य प्रवृत्ति देखें, सामान्य ट्रेंड देखें आयनन एंथैल्पी में, तो इसकी आयनन एंथैल्पी 520 किलो जूल प्रति मोल, 520 किलो जूल प्रति मोल। इसकी 899, इसकी अगर हम देखें 1086, 1402, 1681 और 2080। तो आयनन एंथैल्पी का मान जो है किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर सामान्यतः बढ़ता है। और किसी आवर्त में जो, अच्छा, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो परमाणुओं की त्रिज्याएं घटती है, क्योंकि उनमें प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण बल से नाभिक से आकर्षित होते हैं, तो उनको निकालना, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाना ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए छोटे परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसमें प्रभावी नाभिक आवेश का मान अधिक होता है। और आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर परमाणु की जो त्रिज्या है वो घटती है। तो इसलिए बाएं से दाईं ओर चलने पर तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है वो बढ़ती है। और किसी आवर्त में देखो, किसी आवर्त में जो अक्षार धातु होती है, जैसे अगर ये दूसरे आवर्त की बात करें, किसी आवर्त में अक्षार धातु की आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, और जो उत्कृष्ट गैस या जिसको अक्रिय गैस बोलते हैं, इसकी आयनन एंथैल्पी किसी आवर्त में उच्चतम होती है, सबसे अधिक होती है। क्योंकि जो उत्कृष्ट गैसें होती है, अक्रिय गैसें जो होती हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक अस्थायी होते हैं। इनमें सभी कोष जो होते हैं ना, सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है किसी आवर्त में अक्रिय गैसों के जो आयनन एंथैल्पी होती है उनका मान जो है ना वो अधिकतम होता है। तो इसलिए अधिकतम होता है क्योंकि अक्रिय गैसों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा अस्थायी होते हैं। उनमें सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो वहाँ से एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन हटाना कठिन होता है, मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और देखो, इसको यहाँ पर ग्राफ के द्वारा इस तरीके से दिखाया गया है। देखो, ये आयनन एंथैल्पी किलो जूल प्रति मोल में, और ये परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में हम जब ये इधर वर्ग में नीचे की ओर चल रहे हैं, और ये ऊपर की ओर आवर्त इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। देखो जैसे ये पहला आवर्त है, पहले आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम है ना, हीलियम नियोन। देखो इस ग्राफ में अगर आप देखें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये अक्रिय गैसें हैं अलग अलग आवर्तों की। जैसे ये द्वितीय आवर्त की अक्रिय गैस है, ये तृतीय आवर्त की, ये चौथे की, ये पांचवें की, ये छठे की। और ये दूसरे आवर्त का पहला तत्व, ये दूसरे आवर्त की अक्रिय गैस। तीसरे आवर्त का पहला तत्व, तीसरे आवर्त की अक्रिय गैस।
तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि किसी आवर्त में जो अक्रिय गैस होती है ना, इनके प्रत्येक आवर्त में किसी अक्रिय गैस का जो आयनन एंथैल्पी है वो अधिकतम होती है, और आवर्त में जो ये पहले वर्ग के तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यानी कि जो अक्षार धातुएं हैं, इनकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। और जो अक्रिय गैस है, किसी आवर्त में अक्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी सबसे कम और उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। अक्षार धातुओं की सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि आवर्त में उनका साइज जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें प्रभावी नाप के आवेश का मान अधिक होता है। और इसी चीज़ को देखो यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है। तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी, ये आवर्त 2 में है ना, जब हम किसी, देखो इसको ध्यान से देखना, जब हम पहले वर्ग को देखते हैं, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर इसकी आयनन एंथैल्पी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, तो आयनन एंथैल्पी वर्ग में चलने पर घट रही है। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलने पर देखो, ये आवर्त के ये पहले वर्ग के तत्व, ये अक्षार धातु है और ये अक्रिय गैस है। तो किसी आवर्त में अगर हम दूसरे आवर्त को देखें, आवर्त में अक्षार धातु की आयनन एंथैल्पी सबसे कम, उत्कृष्ट गैस की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। और अगर हम एक सामान्य ट्रेंड देखें आवर्त में, तो आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलने पर सामान्यतः तत्वों की आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, परंतु यहाँ पर कुछ अनियमितताएं भी है। जैसे बेरिलियम और अगर हम बोरोन को देखें, बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरोन से अधिक होती है। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन को देखें, तो नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है, होनी चाहिए थी, इसकी कम होती है ऑक्सीजन से ज़्यादा। ऐसे ही बेरिलियम की होनी चाहिए थी बोरोन से कम, लेकिन होती है बेरिलियम की ज़्यादा। और अक्सर आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण है, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। तो इसका कारण जो होता है ना, इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आयनन एंथैल्पी अधिक होने का कारण जो होता है ना, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। अब देखो, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p3 2p3, यानी कि ये 2p उपकोष है, p उपकोष में ये 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके इसमें ऐसे करके हमने दिखा दिया। तो नाइट्रोजन में देखो, जो p उपकोष है वो पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ है, p उपकोष पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और ये 2p4। 4 इलेक्ट्रॉनों को जैसे 3 को, तो इसमें ऑक्सीजन का होता है 2p4, है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। 2p4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया हमने, प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो, यहाँ पर ये जो उपकोष है ये पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ है, यहाँ पर ये आंशिक रूप से भरा हुआ p उपकोष है। तो हमें मालूम है कि जो अर्धपूर्ण उपकोष होता है या पूर्ण रूप से भरा हुआ उपकोष होता है, वो आंशिक रूप से भरे उपकोष से ज़्यादा अस्थायी होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा कठिन होता है। अर्थात 2p3 व्यवस्था 2p4 व्यवस्था से अधिक स्टेबल है, अधिक अस्थायी है। इसलिए नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक है। देखो, यहाँ तो प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 में एक एक है।
तो जब ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है ना, तो ये पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये आसानी से निकल जाता है, नाइट्रोजन की तुलना में आसानी से निकल जाता है। तो 2p3 व्यवस्था 2p4 से ज़्यादा अस्थायी है, इसलिए नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना अच्छे से। और इसी प्रकार से देखो हम ये यहाँ पर बता सकते हैं कि बेरिलियम की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो बोरोन से अधिक होती है। क्यों होती है? वो इसलिए होती है, इसका कारण ये है, इसका कारण भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़ा हुआ है। अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, है ना। दूसरे कोष का केवल s कोष में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल होता है s कोष में और वो पूरा भरा हुआ है। और बोरोन का होता है परमाणु क्रमांक 5 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पर ये दूसरे कोष का p कोष भी शुरू हो गया, s कोष से ही p कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है ना, 2s इलेक्ट्रॉन 2p इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा नाभिक के अधिक निकट होता है। ये 2s जो ऑर्बिटल है ना, ये नाभिक के ज़्यादा निकट है। बेरिलियम परमाणु का जो नाभिक है ना, उसमें 2s नाभिक के ज़्यादा निकट होता है 2p के मुकाबले। तो इस पर जो नाभिक का आकर्षण होता है वो कम होता है, ये ज़्यादा निकट और ये थोड़ा दूर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है बेरिलियम की तुलना में। तो 2s इलेक्ट्रॉन 2p इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा नाभिक के अधिक निकट होता है तथा अपेक्षाकृत अधिक दृढ़बद्ध होता है, इसलिए बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरोन से अधिक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो सभी विद्यार्थी अपने नोट्स आवश्यक रूप से बनाएंगे और इस टॉपिक को याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।